नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह पहला साम्राज्य जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्राचीन भारत का वह पहला साम्राज्य की चर्चा कर रहा है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया था, हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो हाथियों का जो इस्तेमाल किया था दोस्तों, वह मगध साम्राज्य था। कौन था? मगध साम्राज्य था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो थे दोस्तों, वो समुद्रगुप्त थे। क्या थे? समुद्रगुप्त थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर सेन प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? प्रवर सेन प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो अश्वमेध यज्ञ जो करवाए थे, 4 कराए थे। कितने करवाए थे? 4 करवाए थे। जबकि पुष्यमित्र शुंग की चर्चा अगर देखिएगा, इतिहास में वर्णन है कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्लियर हो गया होगा। तो प्रवर सेन प्रथम ने कितने अश्वमेध कराए थे? तो 4 कराए थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के मंत्री किसका? हर्ष का मंत्री। ये 4 जो पता चलता है दोस्तों, प्रवर सेन जो प्रथम थे, 4 अश्वमेध कराए थे। वो पुराण से पता चलता है। किससे पता चलता है? पुराणों से पता चलता है, पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के मंत्री परिषद के अनुसार कौन सत्य है? देखिए, हर्ष का मंत्री परिषद के बारे में चर्चा कर लिया है, तो कहता है कि हर्ष के मंत्री परिषद के बारे में चर्चा हम लोग देखते हैं। पहला है, प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहते थे। तो बिल्कुल जो है, हर्ष के मंत्री परिषद में जो है प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, गज सेना का प्रमुख स्कंद गुप्त था। तो बिल्कुल जो है, गज सेना का प्रमुख स्कंद जो गुप्त थे होता था। क्लियर? ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा है कि अश्व सेना का प्रधान कुंतल कहलाते थे। तो बिल्कुल जो है, अश्व सेना का, अश्व जो घोड़ा का सेना होता था, उसको प्रधान जो होता था कुंतल कहलाते थे। अर्थात तीनों ऑप्शन जो है हर्ष के मंत्री परिषद के अनुसार सत्य है। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था? बकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंध्य शक्ति ने किया था। बकाटक राजवंश की स्थापना बिंध्य शक्ति ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बकाटक राजवंश का जो स्थापना हुआ था, ये लगभग जो है 250-55 के आसपास हुआ था। 250 अर्थात 250-55 के ईस्वी के आसपास में हुआ था। क्लियर? बिंद शक्ति ने बकाटक राजवंश की स्थापना किया था। और इस वंश का अकेला राजा जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था, वो प्रवर सेन प्रथम थे। बकाटक राजवंश का जो पहला ऐसा एक राजा हुआ, अकेला एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने क्या किया? सम्राट की उपाधि धारण किया था। तो कौन थे? प्रवर सेन प्रथम थे। और जिसने प्रवर सेन प्रथम ने ही क्या किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। क्या कितने अश्वमेध कराए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और 4 अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन मिलता है, वो पुराणों से पता चलता है। किससे पता चलता है? पुराण से पता चलता है दोस्तों, पुराण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न की चर्चा है। नवरत्न जो है किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नवरत्न था, 9 विद्वानों का जो है एक मंडली था। क्या था? 9 विद्वानों का एक मंडली था। उसमें 9 विद्वान रहते थे
और नौवों मिलकर के नवरत्न कहलाते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। क्लियर हो गया होगा। तो नवरत्न के बारे में सभी लोग जानते हैं। कालिदास, बारामिहिर, अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, इस तरह से जो थे 9 गो जो है मंत्री थे। क्लियर हो गया होगा, विद्वान थे, इसी को नवरत्न कहा गया है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हुएनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हुएनसांग जो है, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग कहलाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? किस राजा को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया दोस्तों। समुद्रगुप्त को जो है उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था? तो किसने किया था? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य का जो उपाधि धारण किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। और विक्रमादित्य यही चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिनके मंत्रिमंडल में 9 विद्वान शामिल थे। और 9 विद्वान जो है क्या कहलाते थे? नवरत्न कहलाते थे। 9 विद्वान क्या कहलाते थे? नवरत्न कहलाते थे दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो नवरत्न में कौन कौन थे? 9 विद्वान थे। नवरत्न में कौन कौन थे? 9 विद्वान थे। और 9 विद्वान जो है एक से बढ़कर एक थे दोस्तों, जो कि क्या करते थे? मंत्री परिषद की शोभा बढ़ाते थे और राजा को क्या करते थे? सलाह देते थे। क्लियर हो गया होगा। तो वो 9 मंत्री का अगर चर्चा करेंगे तो 9वां मंत्री जो है, पहले इसका आंसर हम बता देते हैं कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा आंसर। क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न विद्वान थे। तो उन नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? 9 नवरत्न थे दोस्तों। 9 विद्वानों का मंडलित था जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। 9 विद्वानों का मंडलित था जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्लियर? क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा। तो एक एक करके हम चर्चा कर देते हैं 9 के बारे में, ताकि आप भी जो है क्लियर रहिएगा। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? कि जैसे पूछ लेगा कि कालिदास जो है किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसी तरह पूछता है, बारामिहिर किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अमर सिंह जो थे अमरकोश के रचनाकार थे दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह जो थे किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्लियर? शंकु जो थे वस्तुकार थे। शंकु क्या थे? वस्तुकार थे, जो कि विक्रमादित्य का मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट था धनवंतरी जो एक चिकित्सक थे। क्या थे? धनवंतरी एक चिकित्सक थे। और नेक्स्ट जो था छपनक क्या थे? छपनक जो थे फलित ज्योतिष विद्वान थे। क्या थे?
फलित ज्योतिष विद्वान जो थे छपनक थे। और बेताल भट्ट जो था, बेताल भट्ट मंत्र शास्त्र की रचना किया था। किसका क्या था? मंत्र शास्त्र की रचना जो है बेताल भट्ट ने किया था। क्लियर? और भरुच्ची भी थे दोस्तों। और लास्ट जो थे खटक पारा, ये 9 रत्नों का जो विद्वान थे। तो क्लियर हो गया होगा कौन कौन थे? कालिदास, बारामिहिर, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, भरुच्ची और खटक पारा। ये 9 गो जो है विद्वान रहते थे दोस्तों, जिसको हम लोग नवरत्न के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से जो है सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त प्रशासन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त प्रशासन में विधि क्या है? विधि क्या था? ये विधि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। गुप्त प्रशासन में विधि क्या था? तो विधि जो है एक प्रशासनिक इकाई था। क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा। विधि जो है एक प्रशासनिक इकाई था। क्लियर? गुप्त वंश का जो स्थापना किया था श्री गुप्त ने किया था, 240 के आसपास किया था। कब क्या था? 240 ईस्वी के आसपास में क्या था गुप्त वंश के स्थापना। क्लियर हो गया होगा। गुप्त वंश में जो है उसका श्री गुप्त के बाद घटोत्कच आया था, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया, और समुद्र गुप्त का जो बेटा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। यहीं से हो जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने ही विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। तो श्री गुप्त प्रथम हुआ, श्री गुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुए? घटोत्कच हुए, और घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम आता है, और कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त आ जाता है दोस्तों। इस तरह से जो है गुप्त वंश आगे बढ़ता रहता है। और अंतिम जो गुप्त राजा हो जाता है विष्णुगुप्त हो जाता है। अंतिम गुप्त राजा कौन हो जाता है? विष्णुगुप्त हो जाता है। और विष्णुगुप्त जो है 550 ईस्वी में गुप्त वंश का क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था दोस्तों। कौन था? विष्णुगुप्त था, जो कि 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गुप्त वंश कहां से कहां तक चला था? 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दंडी किसके दरबार में रहते थे? दंडी जो है किसके दरबार में रहते थे? तो दंडी जो है किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। दंडी जो है 10 कुमार चरित्र के लेखक थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक जो है कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दंडी है। और 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी जो है किसके दरबार में रहता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? तो माधव प्रथम था। कौन था? माधव प्रथम था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। द्रविड़ स्थापत्य कला का जो शुरुआत हुआ था किस मंदिर के निर्माण से हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो कैलाश मंदिर के निर्माण से हुआ था दोस्तों। कैलाश नाथ मंदिर के निर्माण से हुआ था। और मंदिरों का शहर जो कहलाता है एहोल कहलाता है। मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? एहोल को कहते हैं। प्राचीन में की चर्चा कर रहा है। प्राचीन में मंदिरों का शहर जो एहोल होता था। क्लियर हो गया होगा। तो द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत किससे हुआ था? कैलाश नाथ मंदिर के निर्माण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए
होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए वंश जो है संस्थापक और अंतिम शासक जो है जरूर आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों। अभी देखिए क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है कि होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो होयसल वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? वीर बल्लाल तृतीय था दोस्तों। कौन था? वीर बल्लाल तृतीय था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीर बल्लाल तृतीय हो जाएगा। वीर बल्लाल तृतीय अर्थात क्या हो जाएगा? बल्लाल बढ़िया से लिख लीजिएगा। वीर बल्लाल तृतीय जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बल्लाल कर लीजिएगा यहाँ पर। तो वीर बल्लाल तृतीय जो थे ये होयसल वंश का अंतिम शासक था, जिन्होंने 1292 से 1343 ईस्वी तक शासन किया था। 1292 से 1343 ईस्वी तक शासन किया था। और होयसल वंश जो थे ये कर्नाटक में शासन कर रहे थे दोस्तों। कहाँ पर कर रहे थे? कर्नाटक में कर रहे थे। और होयसल वंश का जो राजधानी था द्वार समुद्र था। कहाँ था? द्वार समुद्र में था दोस्तों। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोघ वर्ष किस धर्म के अनुयायी थे? अमोघ वर्ष किस धर्म के अनुयायी थे? तो अमोघ वर्ष जो थे वो जैन धर्म का अनुयायी थे। कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। जिस तरह खारवेल जो है, कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे, उसी प्रकार अमोघ वर्ष जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। और अमोघ वर्ष जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे दोस्तों। किसके थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। और तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले लिया था। ये अमोघ वर्ष जो है कहाँ ले लिया था जल समाधि? तो तुंगभद्रा नदी में जो है ये जल समाधि ले लिए थे। तो क्लियर हो गया होगा। अमोघ वर्ष जो है किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अमोघ वर्ष जो थे राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और अमोघ वर्ष जो थे तुंगभद्रा नदी में क्या किए थे? जल समाधि ले लिए थे। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरे तरफ लेखक का चर्चा कर रहा है। तो पुस्तक और लेखक के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है शांति पुराण। पहला है शांति पुराण के लेखक कौन है? पुन है। तो शांति पुराण का जो लेखक है वो पुन है। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है आदि पुराण एवं त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। आदि पुराण एवं त्रिषष्टि लक्षण महापुराण का किसने लिखा था? तो जिन सेन ने लिखा था। किसने लिखा था? जिन सेन ने लिखा था। ये बिल्कुल सही है। जिन सेन हो जाएगा। जिन सेन कर लीजिएगा आप लोग। जिन सेन। क्लियर हो गया होगा। तो आदि पुराण एवं त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के लेखक जिन सेन थे। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है मत विलास पर हसन। मत विलास पर हसन महेंद्र वर्मन प्रथम का पुस्तक है। तो बिल्कुल ये सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था? किस चोल शासक ने श्रीलंका पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था? तो राजेंद्र प्रथम ने कर लिया था। कौन क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने कर लिया था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन जब चल रहा था कौन जो है अपना वकालत छोड़ दिया था? तो बहुत सारा लोग जो है वकालत छोड़े थे। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन छोड़े थे। तो सभी का नाम कुछ कुछ का हम नाम बता देते हैं। जैसे CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, विठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। ये सब लोग जो है क्या किए थे? असहयोग आंदोलन में वकालत छोड़ दिए थे। तो वही कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो कौन सा छोड़ा था? तो देखिए CR दास का नाम आ गया। जस्ट हम ये चर्चा कर रहे थे।
क्या चर्चा कर रहे थे कि C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग जो है वकालत छोड़ दिए थे। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सका था। देखिए, असहयोग आंदोलन का जो है कथा की समर्थन किया था लेकिन इसका परिणाम नहीं देख सका था, तो कौन सा व्यक्ति था? तो सभी लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। और उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाता है दोस्तों। और आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, जो कि क्या किया? परिणाम नहीं देख पाया। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जो है सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में माना जाता है। किस में माना जाता है? नमक सत्याग्रह में माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नमक सत्याग्रह। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोनों एक ही है दोस्तों, अर्थात दोनों हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे? दांडी यात्रा किए थे। साबरमती से दांडी यात्रा जो किए थे, दांडी तक पहुंच कर नमक बनाया था। और नमक जो है, एक मुट्ठी नमक ले करके क्या किया था? एक मुट्ठी नमक समुद्र से ले करके नमक कानून तोड़ा था। क्लियर? तो वो जो दांडी यात्रा जो आप देखे होंगे कब से शुरू हुआ था? 12 मार्च को शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में और 6 अप्रैल तक चला था दोस्तों। तो ये 24 दिनों का यात्रा चला था और कुल यात्रा जो है पैदल यात्रा किया था। तो क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सल्तनत कालीन विभाग है और स्थापित करने वाला शासक है दोस्तों। एक साइड सल्तनत कालीन विभाग है और दूसरे साइड जो है क्या है? शासक का नाम है। विभाग और शासक देख लेते हैं एक एक ऑप्शन। दीवान ए अर्ज, देखिए अर्जर कर दिया, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। दीवान ए अर्ज का विभाग जो है स्थापित किसने किया था? तो बलबन किया था। बिल्कुल ये सही है, दीवान ए अर्ज जो है बलबन ने किया था। और दीवान ए अर्ज जो थे क्या थे? ये सैन्य विभाग थे दोस्तों। दीवान ए अर्ज क्या थे? बलबन द्वारा ये स्थापित जो थे सैन्य विभाग थे। क्लियर हो गया होगा? दूसरा ऑप्शन है दीवान ए कोही एमबीटी के द्वारा स्थापित था। तो बिल्कुल जो है दीवान ए कोही जो है एक कृषि विभाग था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। तीसरा है दीवान ए मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया था। तो दीवान ए मुस्तक राज जो थे ये वित्त विभाग था जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। ये भी सही है दोस्तों, अर्थात तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सभी लोग जानते हैं, जितना भी एक्सपीरियंस है बौद्ध संगति के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो बौद्ध संगति जो हुआ था, 4 बौद्ध संगति हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ और तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था कुंडलवन में हुआ था। तो चौथा बौद्ध संगति वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो बौद्ध सभा जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था वो चौथा हुआ था दोस्तों। कौन हुआ था? चौथा हुआ था। क्यों?
क्योंकि पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, उस समय शासक जो थे अजात शत्रु थे, और दूसरा जो शासक हुए काला शक हुए थे, जिन्होंने वैशाली में जो है दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय शासक अशोक था, और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ कुंडलबन कश्मीर में, कुंडलबन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, कुंडलबन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुंडलबन में जो आयोजित हुआ था बौद्ध संगति 102 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 102 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। चौथे बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था, जबकि उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अश्वघोष थे। क्लियर हो गया होगा। और चौथा बौद्ध संगति में जो कनिष्क का शासनकाल चल रहा था, उस समय जो है विभाषा शास्त्र ग्रंथ की रचना हुआ था। इसी बौद्ध संगति में, चौथा बौद्ध संगति की हम चर्चा कर रहे हैं, चौथा बौद्ध संगति में जो हुआ था विभाषा शास्त्र ग्रंथ का रचना हुआ था, और बौद्धों ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपनाया था। बौद्ध जो है क्या किए थे? संस्कृत को भाषा के रूप में अपना लिया था। क्लियर हो गया होगा। और बौद्ध धर्म जो है यहीं पर जो है दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। क्लियर हो गया होगा। बौद्ध धर्म जो है क्या होता है? चौथा बौद्ध संगति में दो भाग में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान में बढ़ जाता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग ऑफ फेंस इसको बोलते हैं, रिंग फेंस की नीति संबंधित है। रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो रिंग फेंस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इसको घेरे की नीति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? घेरे की नीति के नाम से जानते हैं। 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक लागू रहा था ये प्रकोष्ठ। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कब से लागू हुआ? 1765 से 1813 ईस्वी तक ये लागू रहा था। और रिंग फेंस का जो नीति संबंधित है वो वारेन हेस्टिंग से है। ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। इस नीति से मुख्य रूप से जो है वारेन हेस्टिंग व बेलेजली संबंधित है। मुख्य रूप से कौन कौन संबंधित है? वारेन हेस्टिंग और बेलेजली संबंधित है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग के समय जो उद्देश्य था मैसूर, वारेन हेस्टिंग के समय जो उद्देश्य था रिंग ऑफ फेंस का अर्थात सुरक्षा प्रकोष्ठ का, वह क्या था? मैसूर और मराठों के साथ युद्ध करना था। किसके साथ युद्ध करना था? मैसूर और मराठों के साथ युद्ध करना था, और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से क्या था ये। और अन्य भारतीय रियासत के साथ क्या क्या था? बराबरी की पदवी प्राप्त करने का भावना से ये क्या था। क्लियर। और बेलेजली का उद्देश्य क्या था? भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। भारतीय जो रियासत थे अपनी जो रक्षार्थ कंपनी है उस पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर जो है मध्य राज्य अर्थात बफर स्टेट बनाने का प्रयास कर रहा था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और मुंबई में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ का कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसका पहला अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। जबकि महामंत्री जो पहला महामंत्री थे चमन लाल था। कौन था? चमन लाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले देते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना, अमृत बाजार पत्रिका का जो स्थापना किया था
1868 में क्या था? कब क्या था? 1868 में क्या था? क्लियर? और 1868 में जो क्या था, ये कलकत्ता में क्या था? कहाँ क्या था? अमृत बाजार की स्थापना कलकत्ता में क्या था? 1868 में शिशिर कुमार घोष ने क्या था? प्रारंभ में जो है यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। अमृत बाजार पत्रिका जो है प्रारंभ में किस में प्रकाशित होता था? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। लेकिन जब लिटन आया 1878 ईस्वी में, उन्होंने क्या किया? देसी भाषा प्रेस अधिनियम लगा दिया, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया। और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो है बंगाली से रातों रात जो है अंग्रेजी में रूपांतरित हो गया था दोस्तों। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अमृत बाजार पत्रिका जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन 1878 ईस्वी में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है। और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात क्या होता है? बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दे दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप नई ऊर्जा के साथ दोगुना ऊर्जा लगा दीजिए और सभी वीडियो देखिए, और एक एक वीडियो जो है ना आपको सफलता तक पहुंचाएगा दोस्तों। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।